नवजात बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चल रहा है मिल्क बैंक, तो कहीं ट्रांसजेंडर्स को मुख्य धारा से जोड़ने के हो रहे हैं प्रयास। युवाओं के नवाचार जो लोगों को कर रहे हैं आश्चर्यचकित। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड सिर्फ टीवी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पंजाब पुलिस ने 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर स्थित धरना स्थलों से खदेड़ा। पुलिस ने किसानों द्वारा बनाए गए अस्थायी ढांचों को भी बुलडोजर से ढहाया। इससे पहले पुलिस ने किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल सहित कई किसान नेताओं को केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद लौटते समय मोहाली में हिरासत में ले लिया था। शंभू और खनौरी बॉर्डर के आसपास इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं इस मामले पर भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने पंजाब की आम आदमी सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के किसान नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि केजरीवाल के इशारे पर काम कर रही है पंजाब सरकार। इससे पहले किसान नेताओं से मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत जारी रहने और अगली बैठक 4 मई को होने की बात कही थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 7वां दिन। लोकसभा में आज जल शक्ति मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद मंत्रालय की अनुदान मांगों पर मतदान भी होगा। लोकसभा में कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर मतदान होगा। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को शुरू हुई गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री उच्च सदन में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करेंगी। इसके साथ दोनों ही सदनों में अन्य विधायी कामकाज के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। संसद में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज और उनकी मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि सरकार अगले 2 वर्षों में 10,000 नए जन औषधि केंद्र खोलेगी। इस समय देश में 15,000 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा का उत्तर देते हुए नड्डा ने कहा, जन औषधि केंद्रों के कारण अब तक रोगियों के 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का मुद्दा संसद में भी उठा। भाजपा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और तेजस्वी सूर्या ने संसद में कहा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने संविधान के विरुद्ध जाकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का फैसला लिया। नागपुर में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार कर रही है आरोपियों की धरपकड़। महाराष्ट्र पुलिस ने हिंसा के मुख्य और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला अध्यक्ष फहीम खान को गिरफ्तार किया। एहतियातन शहर के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले कुछ लोगों की पहचान कर नोटिस भी भेजा है। नागपुर के पुलिस कमिश्नर ने कहा, हिंसा वाले इलाके में स्थिति नियंत्रण में। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ मकोका और अन्य कठोर कानून लगाने का भी जिक्र किया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर हिंसा को बताया पूर्व नियोजित। कहा, अफवाहों से उलट नागपुर शहर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान की आयत वाला कोई चादर या कपड़ा नहीं जलाया गया। मुख्यमंत्री ने घटना पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, पुलिस पर हमला करने वालों पर कब्र से भी ढूंढकर कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान में उद्यम उत्सव में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त और प्रोत्साहित करना है। इसका समापन 30 मार्च को होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचपीपीसीएल के महाप्रबंधक विमल नेगी की रहस्यमयी मौत की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। एफआईआर में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को भी आरोपी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी नेगी की मौत पर सवाल उठाए। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। राजस्थान के बीकानेर में बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक के कार के ऊपर पलट जाने से कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रक को खाली करवाया और नीचे दबी हुई कार को हटवाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 10वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2025 का आज दूसरा दिन। एक्सपो के पहले दिन कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। नितिन गडकरी ने बतौर मुख्य कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, सरकार का लक्ष्य भारत में ट्रांसपोर्टेशन की लागत को कम करना और बायो ईंधन को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहे एक और आरोपी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। कुमार विकास नाम का आरोपी भी कथित पाकिस्तानी एजेंट नेहा शर्मा से जुड़ा हुआ था। आरोपी कुमार विकास कानपुर देहात का रहने वाला है। उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आईएसआई एजेंट को गोपनीय सूचनाएं और दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप है। ओडिशा में हीटवेव की स्थिति पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने समीक्षा बैठक की और कहा कि राज्य में मौसम के इस बदलाव का सामना करने के लिए 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की राजधानी जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के लिए बैठक की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को जनता के हितों से जुड़े मुद्दों पर तत्परता से काम करने के निर्देश दिए और कहा कि जनता को ना हो कोई भी परेशानी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के जनता मैदान में 19वें तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। ये मेला 31 मार्च तक चलेगा। हथकरघा, कपड़ा और हस्तशिल्प विभाग द्वारा आयोजित 19वें तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले में ओडिशा की समृद्ध कला और संस्कृति को दर्शाया गया है। अगरतला में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने एक सूचना के आधार पर 34 किलो सूखा गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत करोड़ों रुपए है। रमजान के महीने में नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम की डिमांड बढ़ी। श्रीनगर में लोग इत्र की दुकानों पर नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम की जमकर कर रहे हैं खरीदारी। आज विश्व गौरैया दिवस है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण इस छोटी सी चिड़िया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। नई दिल्ली में 10वां सीआईआई इंडिया एलएसी कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। इस कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए। कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा, भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। केंद्रीय मंत्री ने व्यापार संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों, एमडी और सीईओ के साथ बैठक की। बैठक में प्रमुख उद्योग निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आरबीआई गवर्नर ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा देश में जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की सराहना की।
सेबी ने प्रतिभूति बाजार में बिना दावे वाली संपत्तियों में कमी लाने और निवेशकों के संरक्षण के लिए डिजी लॉकर के साथ की भागीदारी। सेबी की इस पहल से निवेशकों को दस्तावेज रखने के सरकारी मंच डिजी लॉकर के जरिए अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड हिस्सेदारी की जानकारी इकट्ठा करने और उस तक पहुंचने में मदद मिलेगी, जिससे निवेशकों और उनके परिवारों को लाभ होगा। सेबी ने पूर्व टेलीविजन एंकर हेमंत घई और उनके परिवार के सदस्यों को नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया। प्रतिबंध के अलावा सेबी ने हेमंत घई और उनकी पत्नी जया घई को 6.16 करोड़ रुपए की अवैध कमाई ब्याज के साथ लौटाने का भी निर्देश दिया है। फिच रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार टैरिफ वॉर के कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के चलते भारत पर व्यापार युद्ध का नहीं होगा असर। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था नए वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। फिच रेटिंग्स ने जीईओ के मार्च संस्करण में कहा कि इस वृद्धि में कृषि क्षेत्र का भी योगदान है। औसत से अधिक मानसूनी बारिश के कारण खरीफ फसल का उत्पादन बढ़ा है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट तेजी से बढ़ते स्टार्टअप विज को करीब $32 अरब में खरीदेगा। ये कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डील है। विज के सह संस्थापक असफ रपापोर्ट ने डील की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी ने गूगल द्वारा अधिग्रहित किए जाने के लिए एक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा विनियामक समीक्षा के अधीन है और सौदा पूरा होने के बाद विज गूगल क्लाउड में शामिल हो जाएगा। भारत का रत्न एवं आभूषण निर्यात फरवरी में सालाना आधार पर 23.49% घटकर $242.29 करोड़ रहा। रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के मुताबिक अमेरिका और चीन में मांग की लगातार गिरावट के कारण रत्न एवं आभूषण निर्यात घटा है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, जो है लब बेटा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ दिशा बदलने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। अदानी समूह ने देश का सबसे बड़ा स्किल एंड एम्प्लॉय प्रोग्राम किया लॉन्च, जिसके लिए इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ की गई साझेदारी। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म की स्थापना के बाद से 100 करोड़ एपीआई लेन देन किए गए दर्ज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दी जानकारी। यूएस फेडरल रिजर्व ने 2 दिवसीय एफओएमसी की बैठक के बाद 2025 के अपने दूसरे नीतिगत फैसले की घोषणा करते हुए एक बार फिर से ब्याज दरों को रखा स्थिर। घोषणा के मौके पर फेडरल रिजर्व ने कहा कि उसे पहले की अपेक्षा कमजोर विकास और उच्च मुद्रास्फीति की उम्मीद है। वहीं एफओएमसी की अगली बैठक 6 से 7 मई को होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के अपने समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सुझाव दिया कि अमेरिका को यूक्रेन के अहम ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वामित्व अपने हाथ में ले लेना चाहिए।
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस और यूक्रेन के अनुरोधों और आवश्यकताओं के अनुसार बातचीत की, क्योंकि वो दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौता चाहते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज की ओर से व्हाइट हाउस में जारी बयान के अनुसार ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि अमेरिका ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के कारण इन संयंत्रों को चलाने में बहुत मददगार हो सकता है। रूस और यूक्रेन ने 3 साल पहले रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी संख्या में 175 कैदियों की अदला बदली की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि सभी युद्धबंदियों और बंधक नागरिकों को रिहा करना शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करने में मदद मिल सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सद्भावना के तौर पर गंभीर रूप से घायल यूक्रेन के 22 बंदियों को रिहा किया है। यह अदला बदली की योजना अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बातचीत से पहले ही बना ली गई थी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने कहा कि यूरोपीय संघ को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति समझौता कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। ईयू की तरफ से यूक्रेन को और अधिक धन दिए जाने के विरोध पर पूछे गए सवाल पर विक्टर ओरबान ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। वहीं फ्रांस की नेता ले पेन ने उम्मीद जताई कि शांति के प्रयास सफल होंगे। बोलीविया में ईंधन की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। ईंधन की कमी को लेकर रेड पोंचोस नामक स्थानीय समूह राजधानी ला पाज की ओर बढ़ा, जिसे दंगारोधी पुलिस ने की रोकने की कोशिश। वहीं एल आल्टो में सार्वजनिक परिवहन चालकों ने अपने परिचालन के लिए आवश्यक ईंधन की मांग को लेकर हड़ताल कर दी और सड़क यातायात को बाधित कर दिया। तुर्की के अधिकारियों ने इस्तांबुल के मेयर इकराम इमामोग्लू को हिरासत में ले लिया है। ये कार्रवाई इमामोग्लू के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर चुने जाने से कुछ ही दिन पहले की गई है। इस्तांबुल के मेयर को हिरासत में लेने के बाद अंकारा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सैकड़ों लोगों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों को छोड़ने को लेकर गाजा में फिर से शुरू किए गए हमलों को बढ़ाने के दिए आदेश। इजरायली सेना ने कहा कि उसके अभियान ने नेट्जारिम कॉरिडोर पर इजरायल के नियंत्रण को बढ़ाया। इससे एक दिन पहले हवाई हमलों में कम से कम 48 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास ने कहा कि जमीनी कार्रवाई और नेट्जारिम कॉरिडोर में घुसपैठ 2 महीने पुराने युद्ध विराम समझौते का नया और खतरनाक उल्लंघन है। अमेरिका ने यमन की राजधानी सना में हूथी के ठिकानों पर किए हमले। ये हमले लाल सागर के जहाजों हूथिया के हमले के जवाब में किए गए। अमेरिका ने पिछले शनिवार को यमन में हूथी ठिकानों पर हमले शुरू किए, जिससे कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई थी। जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को तुरंत हूथियों को सैन्य आपूर्ति भेजना बंद कर देना चाहिए और यमन के समूह को खुद लड़ने देना चाहिए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की शुरुआत आज से होगी। खेलों का आधिकारिक उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इस बार इन खेलों में देश भर से करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की प्रतियोगिताएं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित होगी। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी की मौजूदगी में भारत के लोक सेवा प्रसारक यानी प्रसार भारती और जर्मनी की फुटबॉल लीग DFB पोकाल के बीच करारनामा हुआ। करारनामे के तहत फुटबॉल लीग DFB पोकाल के पुराने मैचों को दिखाने के साथ ही इस लीग के होने वाले 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच का DD स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। भविष्य के फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही देश भर से 20 खिलाड़ियों का भी चयन किया जाएगा।
केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में एंटी डोपिंग विज्ञान, नवाचार और चुनौतियां इस विषय पर राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्री ने खेलों में स्वच्छ और निष्पक्ष स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही। भारत की अनुपमा उपाध्याय ने स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। पहले दौर में अनुपमा ने हमवतन खिलाड़ी अनमोल खरब को हराया। स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की आकर्षि कश्यप को हार का सामना करना पड़ा है। प्रतियोगिता के पहले दौर में आकर्षि कश्यप को ईशारानी बरुआ ने हराया। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की भारतीय जोड़ी स्विस ओपन के पहले दौर में जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष वर्ग में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने जीतते हुए प्री क्वार्टर फाइनल अपनी जगह पक्की कर ली है। किदाम्बी ने हमवतन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय को हराया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पहल वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के वेव एक्सप्लोरर चैलेंज में एंट्री भेजने के लिए है आज अंतिम दिन। यूट्यूब शॉर्ट्स या ब्लॉग पर वेव्स एक्सप्लोरर का उपयोग कर दुनिया को दिखाएं अपना भारत। जल्द वेव्स एक्सप्लोरर चैलेंज के लिए रजिस्टर करें। तेलंगाना इस साल मई में प्रतिष्ठित ब्यूटी प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड 2025 की करेगा मेजबानी। मौजूदा मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पेस्कोवा कल हैदराबाद पहुंची। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और बेटी की मौत के मामले में सीबीआई जांच और आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 21 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। सलमान खान की फिल्म सिकंदर 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में रश्मिका मंदाना, काजल अग्रवाल, सुनील शेट्टी, सत्यराज और शर्मन जोशी जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। तमिल सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म गुड बैड अगली का पहला गाना ओजी संभवम रिलीज हुआ। अनिल कपूर और श्रीदेवी की वर्ष 1991 की फिल्म लम्हे 21 मार्च को सिनेमाघरों में री रिलीज होगी। सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी 20 मार्च को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए तैयार है। निर्माता निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर इसी साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राजामौली की सबसे शानदार फिल्मों में से एक बाहुबली 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी। नयनतारा, आर माधवन और सिद्धार्थ की आने वाली फिल्म टेस्ट 4 अप्रैल को ओटीटी पर स्ट्रीम होगी। अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री जानवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी 12 सितंबर को रिलीज होगी। पृथ्वीराज सुकुमारन के निर्देशन में बनी फिल्म L2 एम्पुरान 27 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म में मोहनलाल के साथ पृथ्वीराज, मंजू वॉरियर, टोविनो थॉमस, इंद्रजीत सुकुमारन और शाइन टॉम चाको जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म देवरा पार्ट 1 28 मार्च को। इस मौके को खास बनाने के लिए जूनियर एनटीआर 22 मार्च को जाएंगे जापान। रोआटन द्वीप से ला सेइबा की ओर जा रहा विमान होंडुरास तट पर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें प्रसिद्ध संगीतकार ऑरेलियो मार्टिनेज समेत 12 लोगों की हुई मौत। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।